गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सबने सारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, कवर कर लिए। और आज हम लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के पीवाईक्यूज। यही केवल पीवाईक्यूज बच गए थे, बाकी सब हमने कवर किया। आप सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से देख रहे हो, सीख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हो आप। आई होप कि वो सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और आपने बोला भी है। तो सेम ऐसे ये वाला जो पीवाईक्यू है ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला, मतलब ये पढ़ लिया तो फिर और कुछ ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज हम ये पीवाईक्यूज कवर करने के बाद जो बचे गिने 1 2 3 है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉपी कैसे लिखनी है, पैटर्न क्या होना चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। और साथ में कुछ 1 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पे भी बात करेंगे, जैसे कि हमारे जितने ग्राफ हैं उन सारे ग्राफ को हम एक बार देखने वाले हैं, पूरी बुक का ग्राफ देखने वाले हैं। सारे डेरिवेशंस में कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, उनके नाम वो पता होने चाहिए, हमने किया कि नहीं किया, उन सबको हम टिक करके देख लेंगे। एक तरह से पूरा हम रिचेक करने वाले हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो उससे पहले ये पीवाईक्यू जल्दी कवर कर ले ताकि अगले बचे हुए दिन में हम सिर्फ देख सके कि हमने क्या क्या कवर किया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम पेपर में उतर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग चैप्टर को। आइए जल्दी से अपना पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने और पढ़ेंगे क्या लिखा है। द फिगर शोज अ वेरिएशन ऑफ करंट आई विद टाइम t इन 4 डिवाइसेस p q r एंड एस। 4 डिवाइसेस हैं, टाइम के साथ उनका ग्राफ गिवन किया गया और उसमें से मुझे क्या बताना है। द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इज। किस डिवाइस से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और वहीं से जो करंट मिल के आती है, जो करंट मिलती है सर वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बात तुमको पता है? ओके, अब जरा समझना, ये जो v नॉट और आई नॉट के टर्म होते हैं ये होते हैं हमारे पीक वैल्यू के टर्म। क्या होते हैं? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, साइन के साथ जो पार्ट लिखा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, जिससे साइन अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। साथ में ये जो v लिखा है और ये जो i लिखा हुआ है, ये जो v और i लिखे हुए हैं ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये वाले पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टैंटेनियस टर्म को। ठीक है, मतलब जो ये हमारी इक्वेशन बनके आई है, ये जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं इंस्टैंटेनियस इक्वेशन है, क्योंकि t बदलता रहता है तो v के रिजल्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे, लेकिन जो i नॉट और v नॉट है ये पीक वैल्यूज है, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। अब मुझे इसमें से पहचानना है, क्योंकि देखो यही प्रोड्यूस हो रहा है और यही करंट यहां से मुझे मिलनी है। अब जो करंट मुझे मिलेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइस कौन सी है? तो देखो मैं जाता हूं अपने ग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, सीधे t की वैल्यू 0 रख दूंगा। ठीक है, जैसे t की वैल्यू तुम दोनों में 0 कहीं पे भी रखो तो मुझे पहला जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0। करंट का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मिला 0, यानी स्टार्टिंग मेरी 0 से हो रही। क्या बात समझ गए? इसके बाद अगली बार फिर से t की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो साइन अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू देना शुरू करेगा। मतलब ये कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़े घटी के साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, दोनों चीजें होती है। मतलब साइन ग्राफ फॉलो होगा तो दो ही मेरे पास दिख रहे, एक डिवाइस p दिख रही, एक डिवाइस s दिख रही। अब दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है कि कौन सा हम पिक करें सर। तो ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि टी टाइम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इसीलिए कोई भी वैल्यू ज्यादा देर के लिए रुकेगी नहीं। 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो ये आई की वैल्यू कंटिन्यूअस या तो इंक्रीज कर रही या तो डिक्रीज कर रही, या तो इंक्रीज कर रही या तो डिक्रीज कर रही, तो ज्यादा देर के लिए रुकेगी नहीं। मतलब शार्पनेस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जरा पहले वाले ग्राफ में देखो, तो पहले ग्राफ में क्या था कि जो ये वैल्यूज ऊपर दिख रही ये थोड़ी देर के लिए हमें फ्लैट टर्म दिखा रही है, और जबकि यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो बिल्कुल शार्पनेस है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसके बाद तुरंत चेंज हुआ, एक पॉइंट है फिर तुरंत चेंज हुआ। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रेफर आप करोगे? लास्ट वाली, दैट इज द एस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीख गए, समझ गए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। एन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, एक आइडियल इंडक्टर है हमारे पास और उसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि वोल्टेज में कहां पे कौन अहेड है, कौन लैग है, कौन लीड है, इस पे बात करने जा रहे हैं। तो इस पे चलने से पहले हम सीखेंगे बेसिक क्या होता है, जल्दी से ध्यान से समझना। ठीक है, आगे ये सारे टर्म्स आने वाले, पर पहले जल्दी से देख लो। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ इंडक्टर के लिए। सबसे पहले किसके लिए आ जाओ बेटा? इंडक्टर के लिए। तो जब आप इंडक्टर के लिए बात करते हो, जब आप इंडक्टर के लिए बात करते हो, ठीक है, तो उसमें जो करंट और पोटेंशियल होता है दोनों के बीच में गैप होता है π/2 का, यानी आगे कौन है? पोटेंशियल। तो ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, और ये क्या है? लैग के टर्म में। सेम जैसे इंडक्टर में आओगे, जैसे ही कहोगे इंडक्टर में, तो करंट यहां मिलेगा और तुम्हें जो पोटेंशियल है वो यहां मिलेगा। वो भी गैप कितना होगा बेटा? यहाँ पे π/2। तो जो आगे है वो क्या होता है भैया? लीड होता है, जो पीछे होता है वो क्या कर रहा होता है? लैग कर रहा होता है। अब चाहे दोनों बात बोलो, आप बोल दो करंट π/2 से लीड कर रहा है, या फिर आप बोल दो कि जो वोल्टेज है
वो लैग कर रहा है। दोनों बातें सही हैं। अब जैसे तुम चलोगे रेजिस्टेंस के लिए, आर के लिए, तो यहाँ आर की खास बात है कि जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल रहेगा, सेम डायरेक्शन में, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, समझ गए बात को। तो इन दोनों में पाई बाई 2 का गैप होता है। बस याद रखो कौन आगे होता है, तो इंडक्टर में V आगे होता है, कैपेसिटर में V पीछे होता है। इंडक्टर में V आगे होता है, कैपेसिटर में पीछे होता है। अब जो क्वेश्चन मांगे वो देख लो। एंड आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज का रिजल्ट चाहिए तो क्या होगा सर, आगे वाला होगा। तो देखो कोई पाई/2 से आगे है, पहले तो पाई वाले कैंसिल आउट कर दो भाई, ये गलत हो गए, गलत हो गए। अब पाई/2 में ही मेरा आंसर मिलेगा। अभी क्या करना है, मेरा वोल्टेज देखो आगे है तो लिखा इज एड ऑफ वोल्टेज इन फेज पाई/2। कौन सा, फेज पाई/2 से ऐड है, और यहाँ क्या लिखा, लैक्स वोल्टेज इन फेज पाई/2। तो ये किसके लिए होता बेटा, ये आंसर होता है कैपेसिटर के लिए, और ये आंसर किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, याद हो गया, याद रहेगा। ठीक है, ऐसा बेसिक सा याद है। आगे, द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस विल बी। जो पावर फैक्टर होता है वो रेजोनेंस के टाइम पे कितना होता है, तो इसका आंसर याद कर लो, 1 होता है। क्या होता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर डिफाइन होता है cos फाई से। cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R/Z। और ऐसा जब होगा तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों 1 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस पे ये आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों ऐसा हो जाता है बेटा, क्योंकि R और Z की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है, जिससे मैं यहाँ पे R की जगह Z लिख सकता हूँ। Z और Z कैंसिल होके क्या दे देंगे तुम्हें, 1 दे देंगे। क्या दे देंगे तुम्हें, 1। अब सर cos फाई को ही पावर फैक्टर आप क्यों बोलते हैं, तो जरा पावर का फॉर्मूला देखो, तो होता है VRMS IRMS और लिखा होता है cos फाई। अब जरा देखो ये पूरे पावर की जो वैल्यू है क्या इसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, कम हुई तो कम मिलेगा। ये 0 हो गया तो ये कितना भी हो ये सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। इसीलिए तो ये फैक्टर है जो पूरे पावर को कंट्रोल करा, दैट्स व्हाई इट इज द पावर फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला वाला। आगे बढ़ो सर। Next question. An AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied to a series combination, okay, of a resistor R and element X. ठीक है, देखो एक सीरीज बनाओ, उसमें क्या करो, रेजिस्टेंस रखो और एक X एलिमेंट रख दो। ठीक है, हम नहीं जानते कि ये कौन है, क्या है, कैसे है। सोर्स कैसा लगा, एसी का। तो बेटा एसी का सोर्स बनाते समय ये क्या बनाते हैं, तो ये हमारा वही साइन का ग्राफ है। ठीक है, आगे द इंस्टैन्टेनियस करंट इन द सर्किट। तो जो सर्किट में करंट आई है वो क्या लिखी हुई है, I इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई/4। अच्छा, सीधे वैल्यूज गिवन की गई है, तो I इज इक्वल टू मुझे गिवन किया गया है ओमेगा टी और पाई/4, यानी सीधे सीधे मुझे फेज की वैल्यू गिवन है। देखो ये एक्चुअल में कुछ ऐसा लिखा है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन और फिर लिखा है ओमेगा टी प्लस पाई/4। एक्चुअल में ये वैल्यू ऐसे गिवन की गई है। ठीक है, समझ गए बात को। ओके, आगे देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा पार्ट करेक्ट है। अभी कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, कौन है ये कैसे पता चलेगा, कौन है ये कैसा पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, ये करंट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन। अब इस करंट के इक्वेशन में देखो बेटा, ओमेगा टी में कुछ ऐड किया गया है। ओमेगा टी में क्या किया गया है, कुछ ऐड किया गया है, ऐड किया गया है। समझ गए। देखो बेसिक करंट क्या होती है, तो बेसिक करंट होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, I नॉट साइन ओमेगा टी होती है। भाई बेसिक V क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब कोई चीज इंक्रीज करेगा, कोई चीज बढ़ेगा, आगे लीड करने की कोशिश करेगा, तो इस फेज में कुछ जुड़ जाएगा। अभी इसके फेज में कितना जुड़ गया, पाई/4 जुड़ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये लीड करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लीड करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो करंट किसमें लीड करती है, करंट किसमें लीड करती है, तो सर उसका नाम होता है कैपेसिटर। क्या नाम होता है, कैपेसिटर। अभी तुरंत सीखा। तो कैपेसिटर वाले आंसर्स हमें टिक करना है, बाकी सबको कट कर दो। सर ये लोग कट कर दिया, हो गया डन। अब कैपेसिटर में 2 ऑप्शन है, वही मेरे चेक होंगे। ओके, अब मैं कैसे चेक करूं, मेरे आंसर में क्या लिखा है कि XC इज इक्वल टू R और XC इज इक्वल टू √2R। अब ये कौन सी बात है, इनको पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द XC। ठीक है, तो समझो, XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब क्या है, ये कैपेसिटर का एक तरह का रेजिस्टेंस है। क्या बेटा, रेजिस्टेंस है। सेम वैसे एक्सेल होता है, अगर एक्सेल कहीं गिवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। समझ गए बात को। रेजिस्टेंस तो तुम जानते ही हो, रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीजें क्लियर है। अब R और उसके बीच में मुझे एक रिलेशन निकाल के देना है। ठीक है, तो कौन सा सर्किट है बेटा, तो ये तो मुझे पता ही चल गया, इसका नाम क्या है, R। और यहाँ कौन लगा भैया, कैपेसिटर। तो ये देखो कैपेसिटर तो हमने लगा दिया, तो R हो गया, ये C हो गया।
क्या बात समझे? यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है सर। अब चलो जल्दी से देखो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा। अगर मैं इसके बीच में इसके लिए ग्राफ फॉर्म करूं तो देखो तुम्हें ये ग्राफ कैसे दिखाई देगा। इस तरफ रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है, और इस तरफ कौन दिखाई देने वाला है तुम्हें? सी दिखाई देने वाला है। सर कैसे पता चलना? मैं करंट के टर्म में बात कर रहा हूं। करंट जो हमारी होती है, जो हमारी करंट होती है, वो इतनी करंट किसमें फ्लो कर रही होती है? रेजिस्टेंस में। तो इसमें करंट इधर होगी। अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 जुड़ गया, ठीक है, इधर आ गई करंट, तो इधर कौन आ गया भाई? फिर कैपेसिटर आ गया, क्योंकि पाई बाई 4 से क्या है वो आगे। तो इसके बीच में अगर मैं एंगल यहाँ पे बनाऊं तो कितना बनेगा बेटा? पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा कि आर के बीच में और इसके बीच में, किसके बीच में? एक्स सी के बीच में रिलेशन निकाल के लाओ। एक्स सी के बीच में क्या निकाल के लाओ? रिलेशन निकाल के लाओ। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ से tan फाई। tan फाई से क्या होता है? मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिजल्ट मिल जाता है। तो परपेंडिकुलर में मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स सी मिल जाएगा, और फिर यहाँ बेस में कौन मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। tan फाई कितना दिया बेटा? tan 45 दिया है ना। तो tan 45 एक्स सी अपॉन में आर आ गया। 45 की वैल्यू बेटा बोलो, तो tan 45 कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो एक्स सी अपॉन आर। अब यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? तो एक्स सी इज इक्वल टू आर मिल जाएगी। क्या बात समझे? तो कौन सा ऑप्शन टिक मार दे सर? कौन सा ऑप्शन टिक मार दे? इक्वल वाला। तो इक्वल वाला सर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो जय हिंद, आगे बढ़ो। सीखे? नेक्स्ट प्रश्न। जो टॉपिक आएगा थोड़ा थोड़ा सबका सीखते चलेंगे, और फिर जहां पे आएगा प्रॉपर वहां पे प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे, ऐसा मत हो कि सर अरे अचानक से थोड़ा थोड़ा, नहीं, पूरा है। अभी स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा थोड़ा पहले सीखते चलो, ये याद करने वाली बात सीखते चलो, और फिर आएगा एकदम बेसिक से सिखा देंगे। आगे क्या लिखा? अब वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखा बेटा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, ठीक है। टू अप्लाइड अ सर्किट ड्राइव्स अ करंट, तो उसने करंट बना के दी। क्या बना के दी आपको? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट आपको बना के दी, ठीक है। तो देखो करंट थोड़ा आगे फेज में बढ़ा ना, ओके, वेरी गुड। फिर क्या बोला है? द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओवर ऑफ अ साइकिल। तो जो एवरेज पावर निकल के आएगी उस पूरे साइकिल की, वो क्या होगी? ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला याद कर लो बेटा। एवरेज पावर का फॉर्मूला याद करो, आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। ये हमारी एवरेज पावर का आंसर होता है। क्या होता है बेटा? हमारे एवरेज पावर का आंसर होता है कोई ऑप्शन इसमें? सब दिस इज द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारे याद करने वाली बातें नहीं, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in an ideal step down transformer the electrical energy is not lost। ट्रांसफॉर्मर आ गया, अब स्टेप डाउन स्टेप अप तुम क्या जानो? पहले ये जानो बस। देखो बेटा 2 कॉइल होती है, ये बनाया तुम्हारे लिए बढ़िया जल्दी से एक तो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। पहले वाले में तुमने ऐसे वाइंडिंग मारी, इसको कभी छेड़ना नहीं, इसको कभी मत छेड़ना भैया, ठीक है। ये कौन है? तुम्हारा प्राइमरी। इसमें एक बार जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करो। अब तुमको जो बदलना सब सेकेंडरी में बदलो। तो क्या कह रहे हैं? स्टेप डाउन, स्टेप कम हो जाए। स्टेप किसके कम हो जाए? वाइंडिंग के स्टेप कम हो जाए भैया, बन गया स्टेप डाउन। 3 यहाँ पे मारे चक्कर तो 2 यहाँ मार दो, खत्म हो गई बात, ये बन गया स्टेप डाउन, हो गया बंद। अब स्टेप डाउन में कह रहा है कि एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन उससे पहले क्या बोला आइडियल है। तो सर सीखने वाली बात क्या है कि अगर कोई आइडियल होता तो उसमें कोई कमी होती नहीं है। अगर उसमें कोई कमी नहीं होती तो जितना पावर इनपुट में मिलता है उतना पावर भैया हमको आउटपुट में मिलता है। अगर पावर ही पूरी मिल जा रही, जो पावर सप्लाई हुई वही रिजल्ट में मिल जा रहा है, तो काहे का लॉस? तो देयर इज नो लॉस। तो कह रहे हैं बात सही, समझ गए? आइडियल में ऐसी बात है तो ये बात सही है। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीज बट करंट इंक्रीज। कह रहे हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। बिल्कुल भाई, कैसे पता चलेगा? देखो वोल्टेज इन, ऐसा समझो, आउटपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनपुट, और इनका जो रिलेशन होता है ना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न मतलब सेकेंडरी, इनपुट का मतलब प्राइमरी। अभी देखो जब तुम आउटपुट में जा रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए कि नहीं हुए? जब नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे तो आउटपुट का वोल्टेज भी क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? एनएस की वैल्यू एनपी से कम है, इसीलिए तुम्हारा जो आउटपुट तुम्हें मिलेगा वो इनपुट से भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वोल्टेज डिक्रीज, तो बात सही है। अब वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो कह रहा है करंट इंक्रीज हो जाती है। सर ऐसे कैसे, क्यों? देखो क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ना, ये वाला देखो पावर का ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं कि भैया पावर कुछ भी हो बरोबर रहेगा। अब पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। अगर मान लो कि ये इनपुट वाले हैं तो आई और ये आउटपुट वाले हैं तो O और O। अभी क्या हुआ इसमें जरा ध्यान से देखो, समझना, बहुत बेसिक से समझना, ठीक है, एक ही बार में या समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि जब हम इनपुट लेके आए तो हमारे पास वोल्टेज मान लो 10 का था, और हमारे पास जो करंट थी, समझना, मेरे पास जो करंट थी वो कितनी की थी? ऐसे लेते हैं कोई बढ़िया सा एग्जांपल, और बढ़िया सा ले लेते हैं, 100 का ले लेते हैं। ये 100 था और ये मेरे पास 2 था,
ठीक है, अब इसकी पावर कितनी आ गई बेटा, 200 आ गई, ऐसा मान लिया। अब आगे क्या हुआ, अगले स्टेप में जैसे पहुंचे तो पता चला वोल्टेज तो मेरा गिरना है, तो वोल्टेज मेरा गिर गया, वोल्टेज मेरा गिर के कितना हो गया बेटा, 50 हो गया, घट गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम थे। लेकिन पावर तो बराबर रखनी है, पावर तो बराबर रखनी है, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो पावर बराबर रखने का मतलब 200 आना चाहिए चाहे जो हो जाए। तो अब किसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, किसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, किसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, आई के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, ये सॉरी आई यहाँ था, इसके ऊपर किसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, आई की जिम्मेदारी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम आई रखेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 आ जाए तो सर 4 हो जाए। इसका मतलब करंट बढ़ा ना, पहले करंट कितना था, 2 था, अभी करंट कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज। अरे यार ये पूरा स्टेप ही गलत लिखा था। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है बेटा, वी ओ और आई ओ, पता है ना। ठीक है, वो से मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक बात, समझ में आई तुमको। 4 से गुणा करना है मतलब 200 तभी आएगा, तो 4 होना चाहिए मतलब करंट बढ़ता है, यानी ये बात भी इनकी क्या बेटा सही है। ठीक है, तो सर दिस इज द ऑल्सो सही और दिस इज द ऑल्सो सही। तो कह रहा है वोल्टेज डिक्रीज करता है बट करंट इंक्रीज कर गया, क्योंकि करंट इंक्रीज कर गया इसलिए उसने पावर को बैलेंस कर लिया, और जब पावर को बैलेंस कर लिया तो एनर्जी लॉस नहीं हुई। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर। आया, ओके बढ़ते हैं सर, कम ऑन फास्ट, लेट्स डू फास्ट। अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट AC source. The transformer supplies 3000 volt to a device. If the number of turns in a primary coil is 450, then the number of turns in the secondary coil. अभी थोड़ी देर पहले तो बात करके गए हम लोग, क्या बात किए कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी इनका रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स के प्राइमरी और सेकेंडरी बराबर होता है, जिसमें जितने ज्यादा टर्न होता है रिजल्ट। तो देखो भाई प्राइमरी का सोर्स कितना है तुम्हारा, तो 200 है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इनके पास, तो नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ है भैया, 400 है, सॉरी 450 है। ओके, अभी बोला कि जो हमें बाहर रिजल्ट मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर सप्लाई जो कर रहा है वो कितना सप्लाई कर रहा है, 3000 का सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखो बेटा 3000। तो बोले नंबर ऑफ टन्स कितने हो जाए तो ये सप्लाई बन जाए, तो इसको क्या करो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, समझ गया सर। तो शुरू करा जाए फिर अपना काम इजिली। तो इसको इधर ले आओ बेटा और इन सबको उधर लेके चलो। 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 0 डिवाइडेड बाई 200 है ना सर। तो ये ओके, चलो अब क्या करें सर, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलो करो मल्टीप्लाई। तो सर ये 2 ये कैंसिल आउट हो गया इजिली। ओके, अभी क्या करना है सर, मेरे पास क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 से ये कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी 15 से इसको कट करते हैं, 45 और सर कितना हो गया मेरे पास, 15 हो गया। चलो आ जाओ सर, तो कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 450 और ये बनेगा 5225, तो 225 मतलब कितना हो गया, 6 7। हाँ ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सर बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई किया, बस कैलकुलेशन किया और ये नंबर मेरी आंखों के सामने आ गया। चलो बढ़ो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना, अब आ जाएंगे तो ठीक है। तो अब यहां से सर शुरू हो रहा है हमारा बेसिक से बेसिक का कॉन्सेप्ट। सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन से तो पूरा बेस में घुस की चीजें आएंगी अब। ठीक है, तो अच्छे से नोट करना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डिफरेंशिएट बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हाउ आर दे रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करो बेटा पीक वैल्यू, तो सबसे पहले यहां लिखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पीक वैल्यू को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी पीक वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम पीक वैल्यू में क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम करंट attained by AC in given circuit। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पीक वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी सर नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट हमने बता दिया। अभी क्या बोला, अभी उसने बोला कि आरएमएस वैल्यू बताओ बेटा हमको। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो समझो पहले आरएमएस को डिफाइन करता हूं फिर समझाऊंगा। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेटा द इफेक्टिव वैल्यू, द इफेक्टिव वैल्यू इन एसी सर्किट। ठीक है, इक्वल टू, आप ऐसे मानो इक्वल टू डीसी। ठीक है, इक्वल टू डीसी प्रोड्यूसेस सेम हीट या फिर जनरेटेड सेम हीट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा देखो, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू जो तुम्हारी पीक वैल्यू हो उसको जाके किससे डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दोगे, √2 से। सेम एज इट इज अगर करंट की बात हो तो करंट आरएमएस चाहिए
तो क्या करोगे बेटा, यहाँ आई नॉट लिखोगे, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, √2 से डिवाइड कर दो। क्या बात समझ गए, यही तुम्हारा रिलेशन, उसने बोला ना रिलेशन लिख के दो, तो यही तुम्हारा रिलेशन। क्या बात समझ में आई, ओके क्लियर। अब इसको थोड़ा और बेसिक समझो। मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो एसी थोड़ी देर के लिए लेता है, ठीक है, फॉर अ सेकंड के लिए, कट से गया आया, तभी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस मिल रहे होते हैं। अब मुझे मान लो कि एसी को मेजर करना है, तो ये जो कंटिन्यूअस के फ्लक्चुएशंस है ना, इसकी वजह से मेरा मेजरमेंट नहीं हो पाता। भाई मैंने मान लो कि एमीटर लगा दिया, अब मेरे एमीटर्स क्या करेंगे, टुक 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 टुक, क्योंकि करंट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये मेजरमेंट मैं करूं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू, भाई कभी जीरो कभी क्या, कभी जीरो कभी क्या। तो ऐसी कंडीशन में जो मेजरमेंट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं वो बेटा कौन सा होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। कौन सा टर्म होता है बेटा, आरएमएस वैल्यू का, यानी जितने तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे उस न्यूमेरिकल में जितनी भी वैल्यूज लिखी होंगी, अगर उन्होंने स्पेशली ये नहीं बोला कि ये पीक वैल्यू है या इक्वेशन में मेंशन नहीं है पीक वैल्यू, उसके अलावा आप छोड़ दो, जितना भी तुम्हें गिवन होगा 400 500 200 300 सारी वैल्यूज कौन सी बेटा, आरएमएस। अब इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया ट्रांसफॉर्मर का, उसमें जो 200 400 जो भी तुमने नंबर्स देखे वो सारे क्या थे, आरएमएस। तो आरएमएस होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करके लिख लो, ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे नोट करके लिख लो, ठीक है, कि अगर डीसी करंट का मेजरमेंट करना होता है, डीसी करंट डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो अभी तक हमने एमीटर्स पढ़े थे, जो अभी आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सब पढ़ के आओ ना, ये सब किस पे बेस्ड थे बेटा, टॉर्क बेस्ड थे, टॉर्क बेस्ड थे। तो ये सब उसका ही मेजरमेंट करेंगे डीसी का, लेकिन एसी का मेजरमेंट इनसे नहीं होता है। एसी का मेजरमेंट ये वाले एमीटर नहीं करेंगे जो आपने अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखे हैं, जिनको आपने प्रैक्टिकल में चला के यूज करके देखा, वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसी का मेजरमेंट करने के लिए कौन आता है बेटा, तो वो होते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब कितना हीट डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग एसी का मेजरमेंट करके वहां पे देंगे। क्या बात समझ गए, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आरएमएस वैल्यू पे डिपेंड करता है। दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। समझ गए बात को, इतना सब इंपॉर्टेंट समझ गए, नोट कर लोगे, वेरी गुड। चलो अब सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे और इनको ऊपर करते हैं पहले। अच्छा इधर किनारे करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा दिया पहले, ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। A current element X is connected across an AC source of EMF V is equal to V naught sin ओमेगा टी। तो देखो बेटा V is equal to V naught, अभी ओमेगा की जगह देखो क्या लिखा है इन्होंने, 2 पाई वी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई वी होती है। 2 पाई वी का मतलब बेटा क्या हुआ, 2 पाई एफ लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ गए बात को। तो इक्वेशन में ये भी वैल्यूज गिवन की जा सकती हैं, तो घबराना नहीं। इट इज फाउंड द वोल्टेज लीड्स द करंट आई फेज पाई बाई 2 रेडियन इफ द एलिमेंट एक्स वाज रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट वाई, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट इन फेज बाय पाई बाई 2। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बाय ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम। क्या बात समझे, क्या बात समझे। तो आओ पहले तो हम इनको पता तो कर ही लेंगे, ये तो बहुत आसान है, तुम सबको तो समझ में आ गया ना। अब मैं बताता हूं क्या है, बोल रहा है कि पाई बाई 2 से क्या हुआ है, द वोल्टेज लीड्स, पकड़ो यहां पे, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करेगा किसमें, इंडक्टर में, किसमें, इंडक्टर में। तो एक्स की में बात हो रही, तो बेटा ये क्या तुम्हारा इंडक्टर है, मतलब एल है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस करके किसको लाएगा, वाई को लाएगा। जो वाई को लाएगा तो पता चला वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट इन फेज पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लैग करने लगा। तो कौन लैग करता है, कौन लैग करता है बेटा, कैपेसिटर करता है। तो ये लिखो भाई कैपेसिटर। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, पहचान तो तुम गए हो ना इजीली। अभी क्या कह रहा है कि बाय ड्राइंग द फेजर डायग्राम, मुझे फेजर डायग्राम बना के दो। तो आओ सर फेजर डायग्राम लगे हाथ, बढ़िया बढ़िया सीख लीजिए। सीखोगे फेजर डायग्राम, आओ बहुत सिंपली फेजर डायग्राम होता है, ठीक है, समझे। आज शुरू करते हैं। देखो ये बनाया हमने, ठीक है, ये फेजर डायग्राम हम बनाने चल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो आप अपने सोर्स की इक्वेशन देखो क्या लिखे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्या लिखा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले आप अपने v का ग्राफ बनाओ, सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, v का, सोर्स के गिवन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो अब जरा देखो फेज कितना लिखा बेटा, यहाँ पे ओमेगा टी लिखा, कितना फेज लिखा बेटा, यहाँ पे ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो इसी फेज से पहले तो तुम ये बना दो। यहां तक क्या बात समझ में आई तुमको, किस दिक्कत समस्या परेशानी, एनी प्रॉब्लम समस्या, कुछ हुआ नहीं हुआ सर, ये बेसिक हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। कितने पे बनाया हमने, यहाँ पे बनाया सर हमने ओमेगा टी पे। कोई दिक्कत यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई ना सर, समझ में आया सिंपली इजिली, ओके। अभी तुम्हें किसका बनाना है, अभी मान लो कि मुझे बनाना है एक्स वाले का। तो एक्स का मतलब बेटा क्या है, इंडक्टर है। तो इंडक्टर का बनाने जा रहे हैं। अब देखो इंडक्टर में जो पोटेंशियल है हमारा, अभी जो हमारा पोटेंशियल वी जो हमने अप्लाई किया यहाँ पे सप्लाई में हमने दिया हुआ है, उसमें सर उसमें से ये पाई बाई 2 आगे है, उसमें से ये क्या है बेटा, पाई बाई 2 आगे है। तो इसको थोड़ा और किसका ये, और अब अच्छे से समझिए, यहां से पाई बाई 2 आ गया हूं तो वो एंगल बेटा यहीं कहीं तक आएगा, समझे बात को।
कहीं यहां तक आएगा, दिस इज द पाई बाई टू। एक्चुअल फेजर डायग्राम बनना बेटा, ठीक है, एक्चुअल फेजर डायग्राम किसका है, VL का है, ठीक है। कुछ भी धोखाधड़ी है ना, कौन सी साजी होती है, एक और साजी होती है, वही सब है ना, वो वाली नहीं है, एकदम बेसिक ग्राफ है भाई, कुछ भी गलत नहीं है, एकदम स्टेप वाइज स्टेप है, ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले सोर्स बना लो, पाई बाई टू आगे है तो पाई बाई टू आगे लेके चले जाओ, बन गया बेटा, दैट इज द फेजर डायग्राम। आया, सीखने को मिला, समझ में आया, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल है नहीं ना। चलो दूसरा देखो, तुमको बना के दिखाते हैं। फिर से तुम क्या करो, ऐसे लाइन खींचो, हो गई लाइन खींच आराम से। फिर मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपने सोर्स का बनाओ, ठीक है, जहां से आए भाई वो उसको पहले नमन करना पड़ेगा, तो होगी भाई ओमेगा टी, सोर्स बन गया। अभी क्या बोलेगा कि कैपेसिटर लीड करने की बजाय क्या करता है, लैग करता है। कितने से लैग करता है, पाई बाई टू से। कितने से लैग करता है बेटा, पाई बाई टू से। तो पाई बाई टू से कम करना है, तो जहां से हो वहीं से कम करो भाई, यहां से बढ़े थे तो यहीं से कम करो, यहां से कम करो, 90 डिग्री कर दिया, 90 डिग्री कम, 90 डिग्री कम कर दिया तो कोई यहाँ से रिजल्ट तुम्हारा चला जाएगा, ऐसे करो करके। क्या बात समझ में आई, ये तुम्हारा V था, ये तुम्हारा VC। कितना पीछे हो गया भाई, पाई बाई टू पीछे हो गया। आया, सीखने को मिला, आया, समझ में आया सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। टर्म तुम्हें देखने को मिले, सीखने को मिले, समझ में आए, तो देखो दोनों फेजर डायग्राम हमारे बन गए। हमने कहा था ना कि हम बेस बेस पे भी बात करेंगे, बेस बेस पे भी बात करेंगे। आगे बात समझ में, गेटिंग क्लियर सर। फेजर डायग्राम सीख गए कैसे बनता है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो ठीक है आओ। तो हमने फेजर डायग्राम, आगे कंडीशन क्या बोला, पढ़ो। बोला ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस when both element x and y are connected in series to the source and obtain expression for the resonant frequency, what is the impedance value in this case। और इन्होंने बहुत सारी चीजें मांगी, भर भर के मांगा। देखो क्या क्या मांगा, एकदम ध्यान से देख लो। सबसे पहले इन्होंने बोला obtain the expression for resonant frequency, इसका एक्सप्रेशन लेके आओ बेटा। फिर उन्होंने बोला कि उस समय इंपेडेंस क्या होगा वो भी मुझे बता दो। यही सारी चीजें इनको बतानी, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा इधर खिसकाएंगे, अपने पास बढ़िया सी जगह बनाएंगे और फिर काम करेंगे। आओ सर, एक लाइन में हमेशा याद रखो, एट रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस हो तो हमेशा एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर। अभी इन्होंने कहा था ना कि सीरीज में लगा दो, तो सीरीज में लगाने का मतलब देखो, ये बेटा लगाया इंडक्टर, ये लगाया हमने कैपेसिटर, और यहाँ पे लगा दो रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सब को हम सीरीज में ऐड करते हैं, फिर ये सोर्स लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये मेरा L है, ये मेरा C है, ये मेरा R है, तो LCR सर्किट बनके तैयार हो गया। क्या बन गया बेटा, LCR सर्किट बनके तैयार हो गया। अब इसी LCR सर्किट में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब भी रेजोनेंस बोला जाए, जब भी रेजोनेंस बोला जाए तो इसका मतलब हम अपनी मैक्सिमम करंट को लेने जा रहे हैं। मैक्सिमम रेजोनेंस के टाइम पे करंट मैक्सिमम चला जाता है, सबसे मैक्सिमम। और ये भैया अगर मैक्सिमम जा रहे हैं तो इसका मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है सर, वो क्या चला जाएगा, कम से कम चला जाएगा, मिनिमम चला जाएगा। तो बस यही कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कैसे, कब, किस कंडीशन पे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो मेरी बात समझ लो जल्दी से, ठीक है। समझे, सीखा जाए। आओ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब रेजोनेंस होगा तो एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझो। क्योंकि ये पूरे सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बेटा क्या कहलाता है, कहलाता है इंपीडेंस। क्या कहलाता है भाई, इंपीडेंस कहलाता है। इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो Z का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है Z का फॉर्मूला, इसके लिए निकालते हैं तो मिलता है बेटा R स्क्वायर, तो मिलता है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये मिलता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या मिलता है बेटा, होल स्क्वायर मिलता है। अब देखो मैं चाहता हूं कि Z मेरा कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये वाले पार्ट से कुछ भी आंसर मुझे मिला तो वो स्क्वायर होके आएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा। तो सबसे कम करने का यही ऑप्शन है कि भाई किसी तरह से जीरो हो जाए। अब ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और तुरंत ये जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में मुझे Z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, R मिल जाएगा। और ये कंडीशन क्या बन जाएगी, इंपेडेंस की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंपेडेंस की कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी। क्या सीख गए, क्या सीख गए, समझ गए बात को। चलो अगर तुम ये बात सीख गए हो तो फिर अब तुम्हें हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये सब तो बहुत आसान है, क्या करना है, देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल का फॉर्मूला बेटा याद करते चलो साथ में, ओमेगा एल अपॉन में यहाँ क्या लिखोगे, ओमेगा सी लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, ओमेगा सी लिखोगे। अब समझना, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों के ओमेगा आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। ओमेगा इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा बेटा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एल सी। अगले स्टेप में आगे बढ़ो, ठीक है, अगले स्टेप में आगे बढ़ो तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एलसी। बेटा ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बात समझ गए। अब मुझे एंगुलर नहीं मांगा, मुझसे एंगुलर नहीं मांगा सर, तो एक स्टेप और बढ़ो, एंगुलर नहीं मांगा तो ओमेगा नॉट को क्या लिखोगे बेटा, 2 पाई एफ नॉट। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इक्वेशन में था 2 पाई एफ नॉट लिखोगे इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखोगे, एलसी। भाई एफ नॉट चाहिए तो एफ नॉट को रोको, बाकी इधर क्या करो, भेज दो, तो क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट में एलसी।
ये तुम्हारी आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। सीख गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, अभी देखो और क्या बोला था इन्होंने। बोला था कि ऑब्टेन करो, ऑब्टेन करके फिर बोलेंगे व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू इन दिस केस, व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू इन दिस केस, व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू इन दिस केस, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू आर। पूरा पूरा सर्किट पता है किसका बिहेव करेगा? पूरा पूरा सर्किट किसका बिहेव करेगा? सब पूरा पूरा सर्किट बिहेव करेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है कितनी लगी, कितनी चीजें बेटा? 3 चीजें। कितनी चीजें लगी यहाँ देखो, एल सी आर, लेकिन सिर्फ बिहेवियर किसका बचा? आर का, क्योंकि ऑल सी ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। सीख गए? गेट इट? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक एक पॉइंट सीखते चलेंगे, परेशान ना हो, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे यार। अगला क्वेश्चन देखो आ गया सामने, क्या लिखा? अ सीरीज सर्किट बिहेव्स एज अ रेजिस्टिव सर्किट, अ सीरीज सर्किट बिहेव्स एज अ रेजिस्टिव सर्किट। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कब? एट रेजोनेंस। जब जैसे रेजोनेंस बोला तो तुम खुद ही समझ जाओ कि भैया क्या रहा होगा, वहां एल रहा होगा, वहां सी रहा होगा, वहां आर रहा होगा, एल सी आर, और यही इन्हीं का सीरीज बनता है, इन्हीं के सीरीज में रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो अब इनका जब रेजोनेंस हुआ तो कह रहे हैं कि पूरा पूरा जो सीरीज सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे। अभी तो सीखे, हाँ सर तो सही कह रहे हैं, तो इन लो मारा टिक। आगे क्या? एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी गिव्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। सर ये बात भी सही है, सर ये बात भी सही, क्या बात समझे? ये बात भी सही है। अब इसी फ्रीक्वेंसी पे, इसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब रखी जाती है, इसी फ्रीक्वेंसी की जब वैल्यू रखी जाती है तो पूरा किसकी तरह बिहेव करने लगता है? रेजिस्टिव सर्किट की तरह। एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, वैल्यू 0 हो जाती है। सर दोनों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो। ठीक है, सारी बातें बस पढ़ पढ़ के बार बार देखो कि कनेक्ट तो नहीं कर रहा है। जो रीजन पढ़ो उसको रीजन पढ़ो, फिर रीजन पढ़ के देखो क्या इसका ये मतलब निकल तो नहीं रहा है। अगर कहीं मतलब निकल गया तो फिर एक के साथ जाओगे, है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हें पढ़ के तुरंत लग जाए कि नहीं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, तो अपनी बात कह रहा है। नहीं, समझ गए बात को? क्लियर? कनेक्ट करो। अगला क्वेश्चन, एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, एक एमीटर है सीरीज में कनेक्ट है इन एसी सर्किट, रीड्स 10 एम्पियर। ठीक है, इसने कितनी रीडिंग पढ़ी? तो इसने पढ़ा कि जो करंट है वो कितना है बेटा? 10 एम्पियर का है। ओके, फिर क्या बोला? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट इज। तो किसी टाइम पे मैक्सिमम करंट क्या होगी? तो बेटा अभी हमने मैक्सिमम करंट आई नॉट के बारे में सीखा ना। क्या सीखा था? क्या सीखा था कि सर ये पीक वैल्यू होती है, ये पीक वैल्यू होती है। तो आई नॉट का वीआरएमएस के साथ एक रिलेशन भी सीख के गए थे, वीआरएमएस के साथ एक रिलेशन सीख के गए थे। क्या सीखे थे? तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था आई आरएमएस, और आई आरएमएस में हमने सीखा था कि जो पीक वैल्यू हो उसको √2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो बेटा पीक वैल्यू की जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो √2 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा? आई आरएमएस हो जाएगा। क्या बात समझे? इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। लेकिन अब इसे करे कैसे? ये आरएमएस आरएमएस आप कहां से जाए? तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि कुछ भी कोई भी वैल्यू देंगे बेटा तो वो आरएमएस की होगी। ये जो एमीटर रीड कर पा रहा है ये और कुछ रीड नहीं कर पाएगा, ये एमीटर आरएमएस ही रीड करेगा। पीक वैल्यू तो किसी इंस्टेंट पे शो करेगी, ऐसे फ्लक्चुएट होगी, पर रीड क्या करेगा? 10 एम्पियर। समझ गए? तो ये सर जो दिया है ये है क्या एक्चुअल में? सर आई आरएमएस 10 एम्पियर। क्या बात समझे? आई आरएमएस 10 एम्पियर। क्या चाहिए इनको? पीक चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करो? √2 से मल्टीप्लाई कर दे। एक ऑप्शन पहले से दे दिया, 10√2 का कोई है ये 10√2। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सर ये चैप्टर 6 में पीछे पढ़ा के समझा के बाकायदे लिखित डिजाइन करके दी दिया आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी। वहां से जाओ, पढ़ो, सीखो। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी है, टेलीग्राम पे है, ज्वाइन कर लो, सब कुछ वहां पे पढ़ा हुआ है, इजीली सीखेंगे। अब हम आते हैं सीधे अपने न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चल क्या है? अ रजिस्टर ऑफ 400 ओम। ठीक है, लिखते चलो बेटा, 400 ओम। इंडक्टर का मतलब होता है एल होता है, क्या दिया है? 5/π, और लिखा हेनरी, एच का मतलब हेनरी। कैपेसिटर दिया है सी, कितना दिया है? 50/π, और ये होता है बेटा माइक्रोफैरड दिया है, तो इसको इसी वक्त बदल दिया जाए, लगे हाथ। तो माइक्रोफैरड का मतलब बेटा -6 ऑफ फैरड हो गया। ठीक है, आगे आर ज्वाइंट इन सीरीज, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। सोर्स कितना गिवन किया गया है? तो 140 sin 100πt, और फिर V का मतलब क्या है? वोल्ट है। ठीक है, तो वैल्यू अच्छी छो। आगे फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स। मुझे क्या पता करना है? मुझे क्या पता करना है? ये सब तो इन्होंने भैया दिया है मुझे। अब मुझे पता क्या करना है? फाइंड क्या करना है? तो मुझे फाइंड करना है VRMS। और खास बात क्या है? सबके अक्रॉस, मतलब आर में VRMS कितना है, एल में कितना है, सी में कितना, मतलब ये सब अलग अलग VRMS कंज्यूम कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, सीरीज में तो पोटेंशियल अलग होगा, तो सबकी वैल्यू अलग अलग दो मुझे। ठीक है, आगे क्या बोला? द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द सोर्स।
कह रहे हैं कि जो इनका सबका एल्जेब्रिक सम जब आप लोगे और जो हमने अपना वोल्टेज अप्लाई किया है सोर्स का, उससे ज्यादा आंसर आएगा। ऐसा क्यों होगा वो बात भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन करें, फिर इसे हम लोग चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सर। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं भाई स्पेस। चलो, तो ये वैल्यू हम नोट ही कर चुके हैं। अब हमारा काम यहां से शुरू होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पेन बदल लिया जाए। ओके, ध्यान से देखो क्या चाहिए भैया, मुझे वीआरएमएस चाहिए। तो मुझे वीआरएमएस तक जाने के लिए सबसे पहले आर एल सी ये सब मुझे गिवन किया गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करोगे भाई, वी चाहिए तो वी इज इक्वल टू आई आर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर तो निकाल लो तुम अपने। तो चलो आर निकालते हैं। तो पहला आर बेटा 400 हमको दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो एल का आर निकालो। तो एल का आर बेटा क्या होता है, एक्सएल होता है। एक्सएल का फॉर्मूला बेटा ओमेगा इंटू एल होता है। अब ओमेगा दिया है क्या तुम्हारी इक्वेशन में, ओमेगा दिया है क्या, तो देखो v इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो बेटा, यहां से ब्रेक करो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई टी के अलावा सब कुछ ओमेगा है। तो ये देखो 100 पाई दिया है, तो 100 पाई लिख लिया। एल कितना दिया बेटा, एल पढ़ो 5/पाई दिया है, ठीक है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाए कि तुम्हारा काम हो जाए। तो लिखो 500 आ गया। इसके बाद एल के बाद बेटा कैपेसिटर के लिए बेटा ये एक्ससी होता है। एक्ससी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी होगा। 1/ओमेगा कितना है, तो ओमेगा तो 100 पाई है सर। सी कितना है सॉरी 50/पाई। पाई से पाई कट गया सॉरी। ओके, माइक्रो भी था भाई, 10 टू द पावर -6 भी लिखो। अब जरा देखो 5 और समझो पहले यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो से इसकी 3 पावर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको ऊपर उठा के ले जाओ बेटा, तो 10 की पावर 3 बचेगा, अपॉन में बचेगा 5। तो हम कह रहे हैं कि तुम एक अपना 10 हमको उधार दे दो। तो 10 इंटू 10 की पावर 2 बेटा 5। तो 5 2 10, तो 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब कितना बेटा 200। अब इन सबकी खास बात क्या बेटा, इन सबका जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस में ओम ही मिलेगा, क्योंकि सारे क्या है रेजिस्टेंस है। यहां तक सिंपल, ये सब निकल आया, सीख गए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बताओ, नहीं इजी समझ में आया। ओके, अब इन सब का मुझे वीआरएमएस बताना है, इन सब का मुझे वीआरएमएस बताना है, ठीक है। तो ये सब मैंने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। सबके रेजिस्टेंस मेरे हाथों में सर आ चुके हैं। अब यहां से देखो स्टेप थोड़े से बढ़ेंगे, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या करूं, वीआरएमएस निकाल लिया हमने, सॉरी वीआरएमएस तक पहुंचना है। तो समझो क्या करूं, मुझे यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। मुझे यहाँ क्वेश्चन में ये दिया वी नॉट, ये क्या है, पीक वैल्यू है, ये है पीक वैल्यू मेरे पास, ठीक है। अब जो पीक वैल्यू को अगर मैं समझना, पीक वैल्यू को अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, पीक वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे करंट मिल जाएगी, क्या मुझे करंट मिल जाएगी सर, क्या मुझे करंट मिल जाएगी। कौन सी करंट, पीक करंट। कौन सी करंट, पीक करंट। अब समझो, बात समझ गए कि नहीं, बात समझे कि नहीं भाई। ये क्या है, पीक वैल्यू। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं तो कौन सी करंट मिलेगी, पीक करंट मिलेगी। अभी ये पीक वैल्यू से क्या मैं आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूं, पूरे सर्किट की आरएमएस वैल्यू देखो यहीं पे मिल जाएगी। ये पूरे सर्किट में लगा है ना, तो ये जो पोटेंशियल मिलेगा यहाँ से आरएमएस पूरे सर्किट के मिलेगा। फिर अगर मैंने उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगी, आरएमएस करंट मिल जाएगी, आरएमएस करंट मिल जाएगी। अगर मुझे आरएमएस करंट मिल गई तो फिर क्या लगाना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू रेजिस्टेंस। तो सबके आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। शुरू किया जाए क्या, ओके। बात समझे ना तुम लोग मेरी, फिर आगे देखो कैसे करना है। अरे छो 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 छो, तब गड़बड़ी हो जाता है क्या, V इज इक्वल टू वी नॉट। देखो यहां से शुरू कर, मैं लिखूंगा पीक वैल्यू ऑफ V इन सर्किट कितनी बेटा, तो वो लिखी हुई है 140 वोल्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां से तुम निकाल लो Vrms। तो Vrms बेटा V नॉट बाई क्या होता है, √2 होता है। V नॉट कितना बेटा 140 अपॉन में √2। तो √2 से 114, देखो बहुत इजी करना, वैल्यू मत रख देना, ठीक है। समझो ध्यान से, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 70 अपॉन में √2। 2 को लिख सकता हूँ बेटा √2 इंटू √2 इंटू 70। देखो कैलकुलेशन तुम जितना इजी करोगे उतनी देर तुम कैलकुलेशन में बने रहोगे, बात समझे कि नहीं। और अगर तुमने ज्यादा इधर उधर का मुश्किल किया तो फिर तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी भाई, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन कठिन कर लिया तो नहीं कर पाओगे। इसलिए इजी करो ताकि तुम ज्यादा देर कर पाओ, ज्यादा देर करोगे तो आंसर तो आना ही है, छोड़ दोगे थोड़ी ना आएगा, ठीक है। वीआरएमएस मिलेगा कि नहीं, वीआरएमएस मिला। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे चाहिए आईआरएमएस। तो आईआरएमएस कैसे मिलेगा, वीआरएमएस को डिवाइड कर दो किससे, रेजिस्टेंस से। किसके रेजिस्टेंस से, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बेटा क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। तो क्या मेरे पास जेड है, क्या मेरे पास जेड है, ध्यान से देखो, क्या मेरे पास जेड है, नहीं सर मुझे, लेकिन सबके अलग अलग रेजिस्टेंस तो पता है। तो क्या हम जेड निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं भैया, इंपीडेंस
ठीक है, लॉन्ग है तो इतना इजी तो नहीं होगा, मतलब इजी तो होगा पर कराएगा थोड़ा ज्यादा। चलो देखो z का फॉर्मूला बेटा अंडर रूट के अंदर लिखो आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या लिखोगे बेटा, होल स्क्वायर लिखोगे। अभी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल के आए थे, कम ऑन फर्स्ट, कितना कितना कहा बेटा आर, 400 400 500 200, ठीक है, छुट्टे मिले हैं, ये मिला 400, ये मिला 500 और ये मिला 200, ठीक है। अब इसका भी जब कैलकुलेशन करना तो दिमाग से करना, जल्दबाजी मत कर देना, ठीक है। तो सर 4 का मतलब होता है 16, 2 जीरो के साथ बेटा 4 जीरो, अब 500 माइनस 200 300, 300 का मतलब बेटा 9, अब 2 जीरो और लगा दो। अब इसको ऐड करोगे तो बेटा ये कितना बनेगा, 25 बनेगा। देखो खुद ही रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं कि आंसर खुद ही आ जाए। 25 का बेटा क्या मिलेगा, 5, 2 जीरो निकाल दो यहाँ से, देखो नेट आंसर कितना आ गया, 500 आ गया 500। ये क्या है बेटा, जेड है, यही चाहिए था हमको। अब हमारा बात बन जाएगा सर, बना, चलो रखो। तो वी आर एम एस तुम कितना निकालो, 70/√2 और अपॉन में यहाँ पे कितना लिखोगे बेटा, 500। बताओ यहाँ कोई दिक्कत समस्या हो तो नहीं। देखो कुछ कलाकारी मत करना, जितना सिंपल करना उतना सिंपल करो। 7√2 अपॉन में कितना लिखो, 50, बस हो गया, ठीक है। डोंट मेक एनी टाइप ऑफ कलाकारीज, ठीक है। मुझे कैलकुलेशन शो नहीं करना कि कितना बढ़िया करके दिखाता हूँ, ये देखो पॉइंट नहीं, मुझे आंसर चाहिए, आंसर तक चलना है, ठीक है। समझ गए, समझ गए यहाँ तक IRMS आ गया। अब क्या सर, सबके लिए VRMS दौड़ दौड़ के लेंगे, सबका VRMS दौड़ के लेंगे। सबसे पहले किसके लिए चलो, सबसे पहले किसके लिए चलो बेटा, आर के लिए। तो आर के लिए जो रिजल्ट आता है उसमें कोई फर्क ही नहीं, आर के लिए तो बेसिक है। तो आर के लिए क्या लिखोगे बेटा, देखो मैं यहाँ पे फॉर आर, ठीक है, तो लिखो V = I × R। आई की वैल्यू कितनी बेटा, 7√2 अपॉन में 50 और आर कितना था बेटा, 400। तो जीरो से सर ये जीरो उड़ा दिया, ठीक है। 40 का टेबल आता है, 7 4 कितना होता है बेटा, 28 होता है, 280 हो गया और यहाँ पे मिल गया भैया √2। आई बात समझ में, V = I × R कितनी IMS है, तो 7√2 50 है और आर की वैल्यू बेटा ये देखो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने हमने यहाँ पे लाके रख दी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, ठीक है, गेट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सब पूरा काट दें क्या इसको, अरे 5 तो बचे, वो शिटिंग 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 शिटिंग, वैल्यू तो बची हुई है ना, तो क्या मतलब है, ये कितना भैया 50 और ये 400 है ना, तो ये कट गया भाई, 8 टाइम्स में पूरा कट जाता है। तो क्या मतलब था, अभी तो गलत हो जाता, 28 अपॉन में √2, नीचे का 50 छूट रहा था ना 5, ठीक है, 28 आया। चलो अब किसके लिए आरएमएस चाहिए तुमको, तो तुम निकालो बेटा एल के लिए आरएमएस। तो फिर से लिखोगे बेटा V = I × R। आई इसका R क्या होता है, एक्सेल होता है, तो I कितना आया 7√2 अपॉन में 50 और इसका एक्सेल कितना निकाले थे हम लोग निकाले थे 500। तो सर ये काटा 100 बार में गया, तो क्या मिल गया भैया 700, सॉरी 100 बार बोल गया, सॉरी 10 टाइम्स में कितना हो गया 70√2। ये सब क्या है, V है, V है। आ जाओ अगला किसका, C का निकालो। तो सर C के लिए लिखो V = I × XC, XC इंटू नहीं, सीधा लिखो XC। तो XC सर I तो 7√2/50 है और C कितना आया था, C आया था इसका 200 आया था, जरा दिखाइए सर, हाँ 200 आया था, ठीक है। तो ये 200 तो 50 से कट कर जाएंगे सर 4 टाइम्स में, तो 7 4 अरे फिर से 28 आ गया, क्या बात कर रहे हो, 28√2 तो 2 बार आ गया आंसर भाई, 28√2 28√2, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर भी 28 आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इसका भी 28 आया, कैसे भाई, 50 से कट के 8 आया, 8 700, अरे लगता है मैं ही नंबर कटवा दूंगा क्या, बिलीव ऑन योरसेल्फ आल्सो, ओके। चलो ठीक है, देखो ये सारे आंसर आ गए, तो उन्होंने यही मांगे थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, सारे आरएमएस आ गए। फिर इसके बाद इन्होंने एक लाइन बड़ी बढ़िया सी बोली थी, है ना, देखो पढ़ो लाइन क्या है, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज मोर देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द सोर्स। जब इनका एल्जेब्रिक सम करो, मतलब इन्हें सीधे प्लस माइनस के साथ ऐड कर ले, तो इसका जो आंसर आएगा वोल्टेज से ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, एक्सप्लेन करो, ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन को चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बढ़िया सा समझो। लिखो एल्जेब्रिक सम, तो क्या होता है भैया, तो आया है 56√2 प्लस कितना आया 20√2 और प्लस आया 28√2, है ना, 20 ही तो है, सॉरी 7 है, ऐसा लिखो ना कि खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये लो, ठीक, चलो आओ जोड़े सर, जोड़ लेते हैं। अरे तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको बिना जोड़े देखो तुमको जादू दिखाते हैं। इस सब का वैल्यू जो है ना, वो ज्यादा है, पता है कितना तुमको मिला था, सोर्स तुमको कितना मिला था, तो सोर्स मुझे मिला था, यहाँ देखो टिंग टोंग टिंग, एक्चुअल सोर्स कितना था यार, 70√2 श्योर, कितना था 70√2, देखो मिला तुम्हें सोर्स इतना, और अब देखो कंज्यूम इतना हो गया, जरा सोचो, है ना,
मतलब कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, नुकसान 6 लाख का हो गया, कैसे भाई, माय गॉड, वही वाली बात होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसी कहानी हुई सर, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस। तो सर अब ये कैसे पॉसिबल है यार, फिर तो गलत है भाई, दे कम रहा है, ज्यादा खर्च कैसे कर ले रहे हो तुम, ये तो संभव ही नहीं है। तो संभव इसलिए है कि जब हम वी नेट बेटा निकालते हैं ना, तो वी नेट इस तरीके से निकालते नहीं, वी नेट तो हम निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ द फेज डिफरेंस, फेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो उसका आंसर बेटा कैसे बनेगा, देखो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब जब तुम इन सब की वैल्यू यहाँ पे इज्जत के साथ रख दोगे, जैसे 56 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 70 रूट 2 माइनस 28 रूट 2 का होल स्क्वायर, इन सबको इज्जत से रखोगे ना, तो वापस आंसर कितना ही मिलेगा बेटा, 70 रूट 2 मिलेगा। क्या बात समझ गए? तो आंसर निकालने का तरीका ये है, लेकिन जब तुम एल्जेब्रिक सम करके बदतमीजी करोगे तो ज्यादा तो आएगा ही, तो गलत तरीके से जुड़वा रहे हो तो ज्यादा क्यों नहीं आएगा, समझ गए? ठीक है, अच्छा ये सब बोल नहीं देना है, हमने पेपर में ना लिख देना, ठीक है, तो कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, गलत क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? 5 नंबर डन हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सर। इन्हीं सारे 5 नंबर में सारा बेस कवर हो जाएगा, सारा बेस कवर कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। फोन चेक कर लिया जाए यार, चल रहे हो कि नहीं? फोन्स ओके, वेरी गुड, चल रहा है। आओ जल्दी से अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगले प्रश्न के लिए कोई बढ़िया सी पेन लेनी पड़ेगी, यही है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो तुम्हें पता है कि इन सब में बहुत पहले से बढ़िया से तैयार रहता हूँ, है ना। उन्होंने पूछा कि भाई पूरा सेटअप वेटअप बना के दो, तो देखो भैया पूरा सेटअप बना के दिया हमने आपको। ये ट्रांसफार्मर है, 2 कॉइल से, एक प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये भी प्राइमरी, ये भी सेकेंडरी। ठीक है सर, 2 काहे बनाए हैं, चर्बी चढ़ी थी मुझे। मतलब देखो क्यों बनाए हैं, ध्यान से देखो, प्राइमरी के जो नंबर्स है ना, उसमें हम कोई छेड़छाड़ करते नहीं, सारा जो छेड़छाड़ करते हैं वो सेकेंडरी में करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम। तो सर जब सेकेंडरी में नंबर ज्यादा कर दो तो उसी को बोलते हैं बेटा स्टेप अप, और जब सेकेंडरी में नंबर्स कम कर दो तो उसी को बोलते हैं भैया हम लोग स्टेप डाउन। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ठीक है, जिधर से सोर्स आएगा वो प्राइमरी, जिधर से जाएगा वो सेकेंडरी। सोर्स जिधर तुम्हें मिल रहा है प्राइमरी, जिधर से आउटपुट दे रहे हो सेकेंडरी। क्या बात समझे? इनको आपस में ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तुम्हारा मन करे तुम इधर से ले लो सोर्स, तुम कहते हो नहीं हम इधर से सोर्स देंगे, हम इधर से देंगे, चाहे जो हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, दो ना, हम इधर से कर लेंगे अपना काम, सब तो वही, पूरा मटेरियल वही है, कॉइल वही, सब वही तरीका, कोई दिक्कत नहीं, तुम इधर से दो। जब तुम इधर से दोगे तो ये मेरे आउटपुट का बिहेव करेगा, जब तुम इधर से सोर्स दोगे तो ये मेरा आउटपुट का बिहेव करेगा, समझ गए? तो तुमसे कोई पूछे भाई ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी प्राइमरी, क्या इनको बदल सकते हैं? प्राइमरी को सेकेंडरी कर दे, सेकेंडरी को प्राइमरी कर दे, तो कहते कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बात को? हाँ, आगे अब आ जाओ प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पढ़िए, क्या लिखा है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन आई व्हेन अ वेरिएबल करंट पासेस थ्रू वन ऑफ द टू आइडेंटिकल। अरे यार ये सब मैं क्यों पढ़ाई रहा हूं तुम्हें, मेरा काम तो तुम्हें समझाने का, वो सब मैंने लिख दिया है, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसको याद कर लेना। मेरा काम क्या है, वो समझाने का, वो समझो तुम। ठीक है, बात खत्म। देखो जैसे यहाँ पे एसी सोर्स तुमने लगाया, एसी सोर्स लगाया तो देखो ये कॉइल की गई है, कॉइलिंग ऐसी हुई। अब ये कॉइलिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है बेटा? तो जो कॉइलिंग है वो बिहेव करती है एज अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करे तो बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स भी तो निकलेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड निकले, अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना जाए, सब अंदर से आए, सब अंदर से आए। ठीक है, तो ये जो मटेरियल हमने यूज किया, ये जो हमने मटेरियल यूज किया, हमने कैसा मटेरियल यूज किया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात क्या होती है कि बेटा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर कहीं से भी जा रही होंगी, कहीं से भी जा रही होंगी, तो ये क्या करेगा? सबको अंदर से ही पास आउट करेगा। तो जैसे ये बाहर जाने की कोशिश, सबको अंदर से पास आउट करा लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इधर से बनी, इधर से उसने सबको अंदर लिया और फिर लाके कहां पहुंचा? सीधा सेकेंडरी कॉइल में। जी सेकेंडरी कॉइल में। अब सेकेंडरी कॉइल में क्या है बेटा? एरिया है, एरिया में सीधा तुमने एंटर करा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बना बेटा? फ्लक्स। अब क्योंकि करंट कंटिन्यूअस, देखो करंट तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, इससे फ्लक्स क्या करेगा? चेंज करेगा, तो बेटा क्या? ईएमएफ, ईएमएफ के बाद बेटा क्या? करंट। तो सब कुछ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, तो ईएमएफ भी चला गया बाहर मार्केट में और करंट भी चला गया बाहर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फिनोमेना काम करते हैं, दोनों फिनोमेना काम करते हैं। अब तुमको करंट ज्यादा चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये चूज करते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे जो वोल्टेज चाहिए वो हाई वोल्टेज चाहिए, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप का। हाई वोल्टेज मिलेगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद स्टेप डाउन में आ जाओ, तो स्टेप डाउन कहां यूज होता है? हमारे घरों के आसपास जितने ट्रांसफॉर्मर देखते हो वो सारे स्टेप डाउन है, क्योंकि हमें घर में हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। भाई कितना का वोल्टेज आता है? 220 आता है घर में, हर चीज कितने पे चलती है? 220 पे। और बाहर तुमने लाइन सुनोगे 11,000 वोल्ट लाइन, 33,000 वोल्ट लाइन, ऐसे वर्ड सुने तो घर में 33,000 गिराओगे क्या? नहीं ना, 200 पे काम होता है। तो स्टेप डाउन काम करता है, करंट ज्यादा मिलती है हमें। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, फिर यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिखा है। फिर कंस्ट्रक्शन में गया, तो कंस्ट्रक्शन में बेटा 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कोर टाइप, एक होता है हमारा शेल टाइप। ये कोर टाइप जो तुमने पहले देखा, ये शेल टाइप में क्या होता है? जो हमने वाइंडिंग की है ना अलग अलग, वो एक ही जगह पे लाके कर देते हैं। इससे क्या होता है? जो बड़ा फायदा होता है। अभी क्या फायदा होता है अभी बता दूं कि बाद में बताऊंगा? अभी बाद में बताऊंगा, अभी ये 2 कहानी समझ जाओ। ये 2 ऐसे करते हैं। ठीक है, वर्किंग में आओ।
ये पूरी वर्किंग हमने यहाँ पे लिख दी बढ़िया, ठीक है। वर्किंग के बाद हम आएंगे सीधे अपनी थ्योरीज पे, तो हम थ्योरीज पे आएंगे कि थ्योरीज में कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ से लेट किया कि 2 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बेटा, N1 होता है N2 होता है। फिर हमने बोला कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, किससे पता चला, ईएमएफ इंडक्शन लॉ से, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, दूसरे में भी आएगा एन डी फाइव बाई टू टी, भाई दोनों ही होगा ना, दोनों से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हुआ है, दोनों का रेशियो है, तो E2 बाई वन एन टू बाई एन वन आया, E2 बाई एन वन किया तो देखो N2 बाई एन वन के टर्म्स बना रहा है, ठीक है। अभी इतना ही मैंने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सभी ना बता दूं, कुछ मैं भी बता दूं तो मजा आएगा यार, है ना, इतनी बढ़िया टॉपिक है, कुछ मैं भी लिख दूंगा अच्छा लगेगा, पहले से लिख के रखो बेकार हो गया। अभी समझो इंपॉर्टेंट बात, अगर बेटा मैं बोलूं कि N2 इज ग्रेटर देन N1, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब से ही मैंने बोला N2 इज ग्रेटर देन N1, इसका मतलब क्या हो गया, E2 इज ग्रेटर देन E1, समझ गए, E2 इज ग्रेटर देन E1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं बेटा, स्टेप अप, ठीक है। अब जैसे स्टेप डाउन में जाओगे तो क्या होगा, तुम लिखोगे बेटा N1 इज ग्रेटर देन N2, हमारा प्राइमरी ही ज्यादा है, अगर मेरा प्राइमरी ज्यादा है तो मेरे प्राइमरी का ईएमएफ भी ज्यादा होगा, तो ये बेटा कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा, स्टेप डाउन, ठीक है। तुमसे कभी कभी जब कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सीधे बोलेंगे स्टेप डाउन बनाओ, स्टेप अप बनाओ, उसे एक्सप्लेन करो, तो फिर वो एक्सप्लेन एक तरफा हो जाता है ना, समझ गए। तो सारी चीजें अभी हम बात कर ले रहे हैं, सारे टर्म्स में हम यहाँ पे इजीली बात कर रहे हैं, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब समझो इसका एक मेन और कॉन्सेप्ट है, और वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, हम ये लेट करके चलते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कैसा बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है कि जितना पावर उसे इनपुट में दिया जाता है उतना ही पावर हम आउटपुट में लेना चाहते हैं, हम इसे आइडियली बनाना चाहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, V इंटू आई, V इनपुट आई इनपुट इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला V आउटपुट और I आउटपुट, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेने की बात करूं तो इनपुट अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसे n के टर्म में लिखने की बात करूं तो VI बाई VO, ठीक है। तो आपने इसमें रेशियो क्या देखा कि इनपुट का अगर है तो बेटा यहाँ पे इनपुट के नंबर आ जाते हैं, आउटपुट का है तो बेटा यहाँ आउटपुट के नंबर आ जाते हैं। अब जरा देखो ये करंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, तो करंट के साथ तो देखो इनकी कहानी इनवर्सली हो गई, देखो 1 रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, तो इनपुट और ये देखो दोनों इनवर्सली आ गए। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला, मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो मेरी करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी भाई नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, है ना। कहने का मतलब है कि जब सर बना दो, नोट बना दो कि जब N2 इज ग्रेटर देन N1, ऐसी कंडीशन में मेरा करंट क्या होगा, I2 का लेस देन ऑफ I1 हो जाएगा, लेस देन ऑफ क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। फिर सर अगली इंपॉर्टेंट बात बताओ, N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब क्या हो रहा है कि प्राइमरी में ज्यादा है और उसमें फिर कम है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर I1 की वैल्यू I2 से अपने आप ज्यादा हो जाएगी। सर ये N2 ज्यादा करने पे स्टेप अप रहता है, तो देखो स्टेप अप है, स्टेप अप में देखो तुम्हारी जो करंट है, करंट जो तुम्हारी है वो कम है, ठीक है। अब स्टेप डाउन जो तुमने अपने घर के पास लगाया है, ठीक है, तो देखो स्टेप डाउन में देखो तुम्हारी करंट ज्यादा है, इसीलिए घर में जो करंट आती है वो ज्यादा आती है, समझ गए बात को, ठीक है, क्लियर हुआ। ये सारी चीज में लिखी हुई है, इनको अच्छे से बेटा पढ़ लेना, ठीक है, सारी चीजें मेंशन कर दी, एक एक चीज याद कर लेना, इसलिए सब कुछ लिख दिया है ताकि मुंह से ना बताओ ना, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, कुछ लिखा रहे, सब लिख दिया, इसको याद करना है, इसी तरह पेपर में आएगा तो लिखना है, बात समझे। चलो आगे बढ़ो सर, फास्ट कम ऑन फास्ट जल्दी समझे बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ना क्लैरिटी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट I इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट cos 100 pi g at least time the current takes decreases from its maximum value to 0, किसी तरह से मैक्सिमम से 0 हो जाए, ठीक है। अभी I लिखो बेटा, I नॉट cos 100 pi और यहाँ पे टी लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है, इन्होंने थोड़ा बुद्धि लगाने के लिए बस ये बदतमीजी की, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो देखो बहुत सारे लोग इस ब्रैकेट की वजह से सॉल्व नहीं कर पाते, इतने काबिल है, ठीक है। समझो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अगर भाई मुझे किसी चीज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और वहां पे कोई एंगल आया हुआ है, तो उस पूरे एंगल की जो वैल्यू होती है ना, पूरे जो उस एंगल की वैल्यू का रिजल्ट होता है ना, वो मुझे कितना मिलना चाहिए बेटा, मुझे 1 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 1 पूरा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब मुझे मिनिमम चाहिए बेटा, तो उस पूरे का टर्म जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, 0 बराबर हो जाए। ये वाला पार्ट जब 0 होगा तब ये I अपने आप 0 होगा, तो यही कह रहे हैं कि बताओ कितनी देर बाद I की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो cos कब तुमको 0 देगा, जब cos का एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, यानी कितना हो जाए बेटा, π/2। तो जरा देखो यहाँ कहीं π/2 बनेगा, देखो यहाँ पाई है, किसी तरह से सब कट पिटा के यहाँ खाली 2 बचे, सब कट पिटा के खाली π/2 बच गया, 2 बच गया अपॉन में, तो cos 90 खट से 0 दे देगा। अपने ऑप्शन देखो, रखो कौन सा ऑप्शन मिला बेटा, कौन सा ऑप्शन मिला, 100
पाई, ये सब टी की वैल्यू है, रखो टी की वैल्यू। तो टी देखो ये रखा, मैं पहले रख रहा हूं, रखा सर, ये देखो कटा, पाई बचा, देखो ये देखो पाई बाई 2 बचा, cos 90 हो गया, cos 90 हो गया तो आई कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितनी देर बाद भाई 0 हो जाओगे, 1/200 सेकंड के बाद। ठीक है, आई बात समझ में, कितनी देर बाद, 1/200 सेकंड के बाद। ठीक है, समझ गया ना, मुश्किल तो नहीं था। हाँ, कुछ लोग ब्रैकेट रखा तो क्या सर अभी तो अलग है, कह रहे कैसे, क्या कैसे ये सर अंदर मल्टीप्लाई कैसे करे, पूरे में करे कि बाहर करे, कंफ्यूज हो गए थे। ऐसे ही होता है, कॉस की वैल्यू थी वो, फेज डिफरेंस हो। आगे, अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड है, ठीक है कोई बात नहीं। In series across a AC source of voltage of variable frequency, the frequency is increased continuously. The nature of the circuit before and after. ओके ठीक है, ऐसे समझो। क्या किसके बाद द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, द नेचर सर्किट बिफोर एंड आफ्टर रेजोनेंस बोल दिया ना। रेजोनेंस तो बेटा 3 चीजों में होगा, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एल है, ये सी है, ये आर है। अभी क्या बोले इन्होंने, बोला कि सर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो बताओ जो सर्किट का रेजोनेंस से पहले क्या नेचर रहा होगा और बाद में। तो सर रेजोनेंस के टाइम पे क्या हुआ, तो रेजोनेंस पे सर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होकर मर जाते हैं, कौन बचता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हो गया तो सर पूरा पूरा सर्किट क्या बन जाता है बेटा, रेजिस्टिव बन जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि एट द रेजोनेंस, तो तुम बता देते नेचर रेजिस्टिव होता है, तो याद है। लेकिन अभी क्वेश्चन में दिमाग लगाया इन्होंने कहा रेजोनेंस से पहले का बताओ। ठीक है, अब इनको पास्ट में इंटरेस्ट है और फिर इनको फ्यूचर में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रेजेंट में तो किसी को इंटरेस्ट है नहीं, तुमको खुद ही नहीं कि प्रेजेंट में इंटरेस्ट हो, है ना, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाऊं मैं, तो उस दिन ये हो गया था, हो यही सब तो आता है तुम्हें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। जब कहानी शुरुआत में चल रही होती है, समझना हुआ क्या पूरे में, कि फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा है हम यहां से बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, तो भैया फ्रीक्वेंसी पहले 0 रही होगी, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ही तो होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, और इंक्रीज होने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए। यही तो बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब ये कैसे हो सकता है भाई, बढ़ रहा था तो दोनों बढ़े या तो दोनों घटे, लेकिन एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा, तभी तो बराबर हुए। एक के बढ़ने से एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कम हो रहा है, तभी तो बराबर हुए भाई। ऐसी वाली कहानी चलो, यहाँ क्या बराबर हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो देखो कौन बढ़ रहा कौन घट रहा। तो आ जाओ जल्दी से एक्सेल को ओपन करो। तो एक्सेल इज इक्वल टू सर होता है बेटा ओमेगल, ओमेगल को ओपन करोगे तो 2πfl दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फिर एक्ससी में आ जाओ तो ओमेगा सी, ठीक है 1/ओमेगा सी, और आ जाओ तो 2πfc। अब जरा ध्यान से देखो, तो सर ये वाली वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्ससी के साथ, और ये वाली वैल्यू बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब ये बड़ी होगी तो ये बड़ा होगा, और एक्ससी के साथ क्या हुआ कि वो डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा, वो डिक्रीज हुआ। इसका मतलब जो शुरुआत हुई, जब शुरुआत हुई तो समझना एक्सेल के बढ़ने पे बढ़ रहा है और एक्ससी गिर रहा है, और तब जाके दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब एक्ससी पहले से ही, है ना, एक्ससी पहले से ही इनिशियली क्या था, ज्यादा था, लार्जर था बेटा। और उस टाइम पे ये जो एक्सएल वाले भैया हैं ये क्या थे, स्मॉलर थे, छोटकू से थे, तभी तो फ्रीक्वेंसी साथ ये बढ़ते आए और ये गिरता गया, कैपेसिटर गिरता गया मैच करके रेजोनेंस हो गया। यानी स्टार्टिंग में क्या बिहेवियर रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या बिहेवियर होगा बेटा, कैपेसिटिव रहा होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ होगा भाई, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो कैपेसिटर तो गिर ही रहा है, कैपेसिटर तो गिर ही रहा है, एक्सेल बढ़ ही रहा है, तो अब ये ऊपर चले गए। अब जो ऊपर चला गया उसी का डंका चलेगा, तो फिर उसके बाद इंडक्टिव होगा। क्या बात समझे, जिसकी वैल्यू जहां ज्यादा होती है उसी का नाम चलता है। जब दोनों कम हो गए थे तो आर बचा था, तो आर का नाम चला। पहले कौन था, कैपेसिटिव बिहेवियर चला, बाद में कौन चलेगा, इंडक्टिव बिहेवियर चलेगा। ठीक है, समझे, सीखे, आगे बढ़ो सर। फर्स्ट, कम ऑन लेट्स गो फर्स्ट।